So welcome all to the webinar. This webinar is specifically its continuation of our series of genetic counseling for ataxia. As we promised last time, जैसा हमने पिछली बार कहा था, we'll come up with another topic जिसकी इस तरह उन लोगों के ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा कंसर्न होंगे, उसी को टॉपिक पे हम आप एक और वेबिनार कर रहे हैं. एंड हमारा आज का टॉपिक है जेनेटिक काउंसलिंग फॉर अटैक्सिया, स्पेसिफिक फोकस ऑन एससीए टाइप 1, 2, 3 एंड 12. हमारे साथ दो बहुत ही प्रोमिनेंट स्पीकर्स, डॉक्टर गायत्री, सीनियर जेनेटिक काउंसलर and consultant at PIGS Bangalore, and Dr. Pramod Pal, who is Professor of Neurology, NIMHANS, Bangalore. Uh, so I'll introduce Dr. Gayatri, and उनके बाद Dr. Pal अपने thoughts हमारे साथ share करेंगे. Dr. Gayatri is a certified genetic counselor from Board of Genetic Counseling India. He is also a genomic scientist working in the field of rare genetic disorders at Tata Institute of Genetics and Society, Bangalore. She did her PhD from Carmen Hospital, where she was also a clinical genetic counselor and faculty of PG certificate program in medical and genetic counseling. After her PhD, she worked at Lightson International and did her postdoctoral studies from IIT Bombay. Dr. Ayer's lab at PIGS works towards developing cost-effective diagnostics for imprinting disorders, employing long-range sequencing for genetic disorders, and studying actionable pharmacogenomics to improve patient care outcomes. He was elected as member of Executive Council of BGCI in 2019 and is currently the Joint Secretary of the board. So welcome, Dr. Gayatri. It's a pleasure to have you again with us, and thank you so much for your time. I'll hand it over to you. Please share your thoughts with us. We are all keen to understand this topic much better with you. Thank you, Aditya, for the kind introduction. Good evening, everyone. Share the screen. Are you able to see my screen? Yes, Dr. Gayatri. Hi. Good evening, and thank you for the CIL for this opportunity. Today, we'll discuss about genetics and molecular diagnosis of SCA 1, 2, 3, and 12. Last time, I'll try to keep it in both Hindi and English, and if you have questions, we can address them in the way. So, to those who are new, I will start with what is DNA. हमारे बॉडी में बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, जैसे आइस का सेल्स होता है, ब्लड होता है, स्किन है, हड्डी है, अलग अलग सेल्स है और इन सबकी जगह अलग है. हर ऑर्गन को बहुत सारे सेल मिलकर बनाते हैं. ये सब दिखने में अलग है, इनका काम अलग है, अपीयरेंस सब कुछ अलग है, बट एनी सेल दैट आई टेक, मैं किसी भी सेल को लूं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं तो मुझे उसमें कुछ न्यूक्लियर मटेरियल दिखाई देगा, या न्यूक्लियस दिखाई देगा और उसके अंदर ऐसे धागे जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम किस स्टेज में देखते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नाम है, जैसे क्रोमोसोम, डीएनए, जीन. ये सब रेजोल्यूशन है एक ही चीज के, किस लेवल में हम इसको स्टडी कर रहे हैं. तो अगर हम इसे ओवरऑल अगर देखना चाहें तो एक मेल में 46XY होता है और फीमेल में 46XX. खाली ये लास्ट जो दो क्रोमोसोम है ये अलग होते हैं, जिससे पता चलता है कि कोई मेल है कि फीमेल. अदरवाइज ये जो सारे क्रोमोसोम्स है एक समान हमको हमारे मम्मी डैडी से मिलते हैं, 23 मदर से, 23 फादर से. और ये हमारे हर सेल में प्रेजेंट है. जो भी सेल हमने देखा, ब्लड सेल हो, आंखों का सेल हो, हड्डी हो, हर एक सेल में ये चीज प्रेजेंट है. और इसका काम क्या है, ये क्यों प्रेजेंट है? तो इस क्रोमोसोम्स में जीन्स प्रेजेंट है. लगभग हमारे बॉडी में 20,000 से 25,000 जीन्स है और मेजरली सब दो दो कॉपी में प्रेजेंट है. जीन का काम क्या है? जीन बताता है कि हमारा हाइट कैसा होगा, वेट कैसा होगा. जीन जो है प्रोटीन बनाता है. इवेंचुअली प्रोटीन से हमारे ऑर्गन के सारे फंक्शंस होते हैं, जिससे पता चलता है कि आंखों का कलर कैसा होगा, हमारे टैलेंट कैसे होंगे, हॉबीज कैसा होगा. और सिंस ये जो है हमको हमारी मम्मी डैडी से मिला है, क्रोमोसोम्स जीन्स मम्मी डैडी से मिला है, तो उनमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो हम में भी दिखाई देंगे.
तो वैसे ही अगर किसी हेल्थ कंडीशन के लिए रिस्क है तो वो भी एज इट इज, अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में आने का एक चांस रहता है। तो आपने सुना होगा कोई कोई घर में मतलब बहुत सारे लोगों को आर्थराइटिस या प्रॉब्लम है, स्केलेटल इश्यूज है, या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुतों को है, या कैंसर 2-3 लोगों को है, ऐसा सुना होगा। ये बिकॉज है क्योंकि जीन जो है ऐसे एक एक जनरेशन बदल के आ रहा है। फिर हम सबको बीमारियां आती है, लेकिन हर एक का जो टाइम रहता है बीमार रहने का वो अलग रहता है। ये इसलिए क्योंकि हम सबका इम्यूनिटी अलग है, और ये इम्यूनिटी के जो प्रोटीन्स है वो अगेन जीन से बनते हैं। आपने कोविड टाइम में देखा रहेगा किसी को 2-2 बार आया होगा, 3 बार आया होगा, और किसी को एक बार भी नहीं। तो इम्यूनिटी लेवल में भी हम अलग इसलिए क्योंकि थोड़े जेनेटिक फैक्टर्स हमें यूनिक है। सिमिलरली स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, स्टैमिना, स्ट्रैटेजी, इसके लिए भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जो हम खाना खाते हैं उससे डाइट में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, विटामिन कैसे अब्सॉर्ब होता है, कैसे ये प्रोसेस करता है बॉडी, नॉट ओनली फूड आइटम्स बट ऑल्सो मेडिसिन को कैसे प्रोसेस करता है, इसके लिए एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो इवेंचुअली जीन से बनते हैं। तो अभी आते हैं आज के टॉपिक पे, अटैक्सिया। अटैक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जहां पर लॉस ऑफ फुल कंट्रोल एंड बॉडी मूवमेंट्स होता है, जहां पर बराबर से काबू नहीं होता है जिस तरह से हम चलते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, इनमें बार बार गिरने का एक रिस्क होता है। और ये दिखता कैसा है, स्टार्ट कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन में इश्यूज हो सकते हैं, चलने के ढंग में प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर बार बार गेट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्पीच बात करने में दिक्कत आ सकती है, किसी किसी को खाना निगलने में भी ऐसे दिक्कत आ सकती है, फिर ग्रास्प, हम चीजें उठा के रखना और साइन करने, इस सब में प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकती है। इससे स्टार्ट होता है। कभी कभी कांपने जैसा सिम्टम्स, ट्रेमर्स भी दिखाई देते हैं, आंखों का एकदम रैपिड मूवमेंट्स होना या डबल विजन होना, ये सब थोड़े फीचर्स है जो हमको अटैक्सिया में दिखते हैं। अटैक्सिया वी कैन डिफरेंशिएट इनटू लाइक डिफरेंट क्लासेस। अगर इस डिपेंडिंग अपॉन, अगर हम नर्वस सिस्टम से देख रहे हैं तो सेरेबेलर, सेंसरी और वेस्टिबुलर हो सकता है। जेनेटिक में हो सकता है हेरिडिटरी, जो फैमिली में हम बहुत लोगों को देख रहे हैं या एक या दो लोगों को देखे हैं वो हो सकता है, या कभी कभी फर्स्ट टाइम किसी इंसान में आया हो, उसे डी नोवो कहते हैं। एक्वायर्ड यूजुअली वैसे होते हैं जो किसी डेफिशिएंसी या किसी कमी से हमारे बॉडी में आते हैं, या अल्कोहल, कोई सोशल हैबिट से आते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाए या स्ट्रोक जैसे एपिसोड आए वहां से आए हो। तो ये डिफरेंट टाइप्स है, और भी बहुत तरीके के क्लासिफिकेशन है, ये ब्रॉड टाइप है। तो स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया ये अगेन एक टाइप ऑफ अटैक्सिया है। यूजुअली इस जो हम यहाँ देख रहे हैं इसे सेरेबेलम बोलते हैं, इसे लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। ये इन्वॉल्व होता है कि मसल कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस में, जिस तरह के हम चलते हैं, हमारे चलने का जो गेट होता है, फिर मसल की टोन जैसा होता है, और वॉलेंट्री मसल एक्टिविटी में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। जब इससे रिलेटेड जीन्स, यहाँ पर जो भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत आती है तो मेजरली हम स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया के फीचर्स देखते हैं। और इसके 40 to 48 टाइप्स तक आज तक पता चले हैं। बहुत सारे टाइप के SCAs है। सो जेनेटिक्स में अंदर जाने के पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस हाउ अ जीन स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। तो जीन को जब हम देखते हैं, इसका स्टार्ट एंड एंड पॉइंट वी कॉल इट 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड। इसे समझिए एक कॉम्प्लेक्स समझिए। तो फ्रंट गेट और बैक गेट होता है ना, वैसे 5 एंड 3 एंड। फिर उसमें होता है कि कुछ कुछ जगह बिल्डिंग होती है, कुछ कुछ जगह गार्डन और पार्किंग एरिया होता है। तो ये एक्सॉन जो है ये बिल्डिंग है जहां पर असली एक्चुअल में लोग रहते हैं, जहां काम, और इंट्रॉन जो है ये बीच का गैप है। तो ओवरऑल जो है टोटली एक जीन में ये सारा प्रेजेंट है। प्रोमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन, एक्सॉन जहां से प्रोटीन बनने का इंफॉर्मेशन रहता है, और इंट्रॉन जो इसके बीच के कंपार्टमेंट्स होते हैं। यहाँ से प्रोटीन बनने का इंफॉर्मेशन, एक्सॉन से प्रोटीन बनने का इंफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। बट इसको अगर हम और आगे जाके देखें, अगर इसको हम पूरा खोल खोल के अगर पढ़ने देखें, तो ये बनता है ATGC। ये 4 सीक्वेंस से, 4 लेटर से बनता है। ATGC के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, GAT, ATG, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया में मेजरली हम क्या देखते हैं, कभी कभी 5 प्राइम यूटीआई, तो प्रमोटर रीजन में इश्यूज हो सकते हैं, कभी कभी कोडिंग एक्सॉन रीजन में हो सकता है, और कभी कभी 3 प्राइम यूटीआई। तो ये अलग अलग टाइप के SCA है जो इस रीजन से आ सकते हैं। और इससे क्या होता है कि प्रोटीन बराबर या तो बनता नहीं है,
या प्रोटीन के एक स्टेप पहले जो डीएनए से आरएनए, वो दिक्कत होता है। तो जो सेल सेल का एक्टिविटी है, फंक्शन है, जिस तरीके से नर्व्स को एक्ट होना चाहिए वो कर नहीं पाते, वो वीक हो जाते हैं किसी टॉक्सिसिटी से। तो इसका ये प्रॉब्लम होता है। अगर जब भी इन रीजन में कोई प्रॉब्लम होते हैं तो किस तरीके के प्रॉब्लम होते हैं? सबसे कॉमन जो जो हम देखते हैं वो है सीएजी रिपीट। जैसे मैंने बोला एटीजीसी होता है, तो सीएजी जो होता है यूजुअली ये कॉम्बिनेशंस हमारे बॉडी में रहते ही है, मोस्ट जीन्स में रहते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि हर एक का एक थ्रेशोल्ड होता है, एक रेंज होता है, 5 से 10, 5 से 30, ऐसा कुछ होता है। जब ये बढ़कर हो जाता है तब दिक्कतें आती है। जैसे देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कि सीएजी जो है 5 या 6 टाइम्स है, उस प्रोटीन का इतना सा लेंथ है, उसको ऐसे फोल्ड होना है और ऐसे एक्टिविटी करना है, तो ये न्यूरॉन में प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ देखिए जरूरत से ज्यादा सीएजी आ गए हैं, तो इसे पॉलीग्लूटामिन ट्रैक भी बोलते हैं। यहाँ बहुत सारे सीएजी हैज कम टुगेदर। एक सीएजी एक ग्लूटामिन बनाता है। एक सीएजी का जो तीन डीएनए का लेटर है, उससे एक अमाइनो एसिड जो ग्लूटामिन वो बनता है। अब ये पॉलीग्लूटामिन बनता जा रहा है, तो एक्चुअल से बहुत बड़ा साइज हो गया। तो जिस तरह से फोल्ड होना चाहिए वैसे होता नहीं है, तो ये मिसफोल्डिंग हो जाता है। तो मिसफोल्डिंग से या तो वो उसी सेल में रह जाता है, जहां जाना चाहिए वहां जा नहीं पाता है, और उस सेल की एक्टिविटी कम होती जाती है। तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव कंडीशन, मतलब और सेल्स ऐसे अफेक्ट होते जाते हैं। ये जो कंडीशन है ये ऑटोसोम मेजरली SCA1, 2, 3, 12, ये जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं। इसका मतलब है हम सबके पास दो दो क्रोमोसोम्स है, राइट? हर प्रकार जो 23 पेयर्स है, दो दो है, हर जीन भी दो दो कॉपी में है। तो इसमें सपोज ये फैमिली में देखिए, जो मदर जो है उनके पास दोनों भी नॉर्मल लेंथ का सीएजी है, बट फादर जो है उनमें एक हेल्दी है और एक बढ़कर आ गया है। अब इन फादर को इन इसके एसोसिएटेड जो भी फीचर्स है दिखाई देंगे। जब इनके बच्चे होते हैं तो दो कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो फादर से एक मतलब प्रॉब्लमैटिक आ गया हो जीन और मदर से हेल्दी, तो 50% ऑफ बच्चों को ये आ सकता है, और 50% ऑफ द टाइम बच्चे टोटली हेल्दी हो सकते हैं। तो ये बेटा होगा बेटी होगी, किसको अफेक्ट होगा ये हम गेस नहीं कर सकते, क्योंकि लिए ये एक्स या वाई में प्रेजेंट जीन नहीं है, दे आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स। तो जैसे सन डॉटर वी कांट डिसाइड बिफोर दिस, आल्सो वी कांट डिसाइड कि ये शफल होके which gene the parent is going to give to the child। बट ये 50%, इफ सपोज इस केस में मदर भी अफेक्टेड हो सकती थी, मतलब either ऑफ द पेरेंट अगर अफेक्टेड हो तो 50% चांस है कि ये अगले बच्चे में भी मतलब हर प्रेगनेंसी में 50% चांस रहेगा इसका आने का। और स्पाइनोसेरेब्रल एटैक्सिया, और जहां पर भी हम ऐसे रिपीट्स देखते हैं, वहां एक चीज होता है जेनेटिक एंटिसिपेशन। इसका मतलब है कि हर जनरेशन के बाद जब भी ये जीन्स जो है आगे बढ़ते जाएंगे, सिंस ये अनस्टेबल होते हैं, काफी लंबे होते हैं, तो ये और भी बढ़कर हो जाने के चांसेस होते हैं इनमें। अगर जो 10 है वो 15-20 तक बनने का चांस रहता है। तो उससे क्या होता है कि ज्यादा सेल इफेक्ट हो जाता है और सिम्टम्स जो है बढ़कर आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फादर को थोड़े सिम्टम्स है, कि इनके बेटी और बेटे को भी उनकी तरह ही थोड़े सिम्टम्स है, ज्यादा सीवियर नहीं, बट अगले जनरेशन में वो बहुत बढ़कर आया है। सपोज अगर यहाँ पर 40 रहा होगा, मे बी यहाँ पर 50 तक पहुंचा रहेगा, बट यहाँ पर 60 तक आया होगा। आई एम जस्ट टेलिंग 10 ऐसे 10 बढ़ के, बट इससे कई ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। इसे बोलते हैं हम जेनेटिक एंटिसिपेशन, जहाँ हर जनरेशन में ऑनसेट, मतलब ये बीमारी बहुत जल्दी अगर 30-40 में आया होगा पेरेंट्स को, तो बच्चे को 20 में भी आ सकता है, और थोड़ी सिवियरिटी भी बढ़ जाती है। इसे एंटिसिपेशन कहते हैं। तो कमिंग टू SCA1 टाइप ऑफ इट्स अ टाइप ऑफ SCA जहां पर प्रोग्रेसिव अटैक्सिया दिखाई देता है, हमको बात करने में तकलीफ होती है, इवेंचुअली दे विल हैव डिफिकल्टी विद स्पीच, दे विल नॉट बी एबल टू स्वॉलो फूड, खाना खाने में दिक्कत होता है, और प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने में भी दिक्कत आती है, और उनके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हो जाते हैं, आई मूवमेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, और यूजुअली इसे हम 3rd to 4th डिकेड ऑफ लाइफ में देखते हैं। बट कोई कोई केसेस में वी हैव आल्सो सीन चाइल्डहुड ऑनसेट ऑफ दिस कंडीशन। तो इसमें बेसिकली, तो यूजुअली हेल्दी इंडिविजुअल्स विल हैव 6 to 35 CAG रिपीट्स। इन CAG के बीच में कभी कभी CAT भी आ जाता है बाय चांस, एंड दैट डजंट कॉज एनी प्रॉब्लम। फिर होता है जब वो 36 से 38 के बीच में आ जाए, 36 to 38 अगर CAT के बिना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
जब ये बढ़ जाता है, 39 to 44 रिपीट्स, मतलब उतने 44 टाइम्स सीएजी आ जाता है, तो यहाँ पर जो है अफेक्टेड रहने स्टार्ट होते हैं, और 44 से ज्यादा है तो हम देखते हैं कि सीवियर कंडीशन दिखाई देते हैं। सीएजी रिपीट साइज पे डिपेंड करता है कि ये कितना अफेक्टेड होगा। इसका जो जीन है वो है ATXN1 और वो क्रोमोसोम 6 में प्रेजेंट है। So there is a strong correlation की number of CAG repeats and severity of disease. Almost 36 to 70% जो हम differences देखते हैं दो affected individuals में, उसको इसके basis में हम explain कर सकते हैं कि repeat sizes के basis पे explain कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पॉलीग्लूटामिन जो सीएजी का रिपीट है वो एकदम एग्रीगेट जैसा बन जाता है, एक जगह में जम जाता है, तो वो न्यूक्लियस में ही रह जाता है, तो वो जिसके कारण वो सेल, वो जो न्यूरॉन है वो अपना काम बराबर से कर नहीं पाता है। तो प्रोटीन फोल्डिंग, जैसे वी आल्सो सॉ द इमेज जहां पर प्रोटीन फोल्डिंग में प्रॉब्लम आता है एंड इवेंचुअली इसके फीचर्स दिखाई देते हैं। SCA2 इज अगेन टाइप ऑफ एन SCA, ये भी प्रोग्रेसिव होता है, इसमें निस्टैग्मस होता है, आई मूवमेंट्स थोड़े स्लो हो जाते हैं, और इनमें पार्किंसन जैसे भी थोड़े फीचर्स दिखाई देते हैं। और इसका यूजुअली 4th डिकेड ऑफ लाइफ, मतलब 40s में यूजुअली दिखाई देता है। ये जो है ये ऑब्जर्वेशन है, कभी कभी जल्दी भी ये दिखाई दे सकता है। और ये कब कब हमें सोचना चाहिए, जब किसी को अटैक्सिया जो है स्लो है और बढ़ते जा रहे हैं थ्रू द ईयर, बात करने में तकलीफ आ रही हो, nystagmus, the eye movements are there, and family history is also there of similar condition. That time we have to suspect. SCA2 में ATXN2 जीन इन्वॉल्व होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 12। इसमें 31 रिपीट तक इट इज नॉर्मल। When individual has 30 to 32 CAG repeats, ALS एक दूसरे टाइप ऑफ न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन का रिस्क बढ़ जाता है इनमें। अगर दोनों पेरेंट्स से इनको 31 आ गया है, तभी भी आपको इनके SCA2 के फीचर्स दिखाई देंगे। 33 और 35 में सारे सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, और 37 से बढ़कर है रिपीट्स, तो फुल्ली जो भी फीचर्स बताए वो सब इनमें दिखते स्टार्ट हो जाएंगे वन बाय वन। इट्स अ स्लो प्रोग्रेसिव कंडीशन। तो जिनमें 33, 34 यानी कि कम रिपीट्स है, एज लेट एज 60 इयर्स भी ऑनसेट रिपोर्ट हुए हैं। और जिनमें 45 से ज्यादा है उनमें कभी कभी 20 इयर्स के पहले भी ये रिपोर्ट हुआ है। और मॉलिक्यूलर सेलुलर लेवल में अगर हम इसे देखेंगे, तो ये जो बढ़कर आया है ये अलग अलग फंक्शन, सेल के अलग अलग फंक्शन में जाके प्रॉब्लम करता है। ये प्रॉब्लमेटिक जो है प्रोटीन बना है, ये अगले सेल में जाकर भी सिमिलर दिक्कत देता है। और जिस तरीके से सेल अपने आप को मेंटेन करता है, सेल डिवाइड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिससे हमको एनर्जी मिलती है, हर लेवल पे ये जो है प्रोटीन जाके इफेक्ट करता है, जिससे ये फीचर्स दिखाई देते हैं। SCA3 इट इज अगेन अ प्रोग्रेसिव सेरेब्रल अटैक्सिया, और यहाँ पर हमको टाइटनेस दिखाई दे सकता है, वीकनेस दिखाई दे सकता है, मसल वेस्ट होने जैसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, बार बार गिरने की ऐसी हिस्ट्री दिखाई दे सकती है। और इसका एज ऑफ ऑनसेट मतलब 30 इयर्स में भी दिखाई देता है, मतलब यूजुअली 20 के बाद, मतलब 10 सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ, यानी कि 10 to 20 में थोड़े रिपोर्ट्स है, बट मेजोरिटी जो देखते हैं हम 30s के बाद हम देखते हैं इसका जो ऑनसेट है वो दिखाई देता है। इसमें डिपेंडिंग अपॉन के रिपीट्स कितने हैं, थोड़े फीचर्स ऐसे प्रोमिनेंट सीवियरिटी दिखाई देती है, जैसे 40 तक नॉर्मल है, 44 तक भी हम इसको इंटरमीडिएट ही मानेंगे, इसको प्रॉब्लमेटिक नहीं मानेंगे, बट उसके बाद वीकनेस आ जाती है, अटैक्सिया, बैलेंस खराब होना वो दिखाई देता है, डिस्टोनिया, टाइटनेस वो दिखाई देने लगता है। तो एक नॉर्मल सेल में ये सारे एक्टिविटी होते हैं, जहां पर डीएनए में प्रॉब्लम भी हो जाए वो रिपेयर कर सकता है, नए सेल्स बन जाते हैं, रिपेयर टाइम पर हो जाता है। बट सिंस यहाँ पर ATXN3 जीन में प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें रुक जाती है, जिससे न्यूरो डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। जो लास्ट टाइप है SCA12, इसमें हमको थोड़े थोड़े साइकोलॉजिकल कभी कभी कंसर्न्स भी दिखाई देते हैं एट द लेटर ऑनसेट। चलने में दिक्कत हो सकती है, शुरू में स्लो रहती है, और एक्शन ट्रेमर, मतलब अगर आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट करोगे उसके बाद थोड़े ट्रेमर्स के आपको दिखाई देंगे, हेड ट्रेमर्स दिखाई देगा, और जो ऑटोनोमस फंक्शंस है वो भी प्रॉब्लम, उसमें भी प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे।
ये जो है 32 से जो नीचे है इसे यूजुअली नॉर्मल समझ से, 33 to 42 repeats of CAG is intermediate and 43 and above is affected. इसमें एक यूनिक चीज है कि SCA12 में वी डोंट सी CAG रिपीट्स लीडिंग टू पॉलीग्लूटामिन, मतलब वो उतना सारा बड़ा प्रोटीन नहीं बनता है, प्रोटीन के एक स्टेप पहले जो RNA है वहीं पर दिक्कत आती है। प्रोटीन लेवल में प्रॉब्लम नहीं है, बट RNA में ही दिक्कत आ जाने से क्या होता है, RNA के ऐसे एक एक जगह में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाते हैं, जिससे इसके जो प्रॉब्लम्स है वो दिक्कत जो है दिखाई देने लगती है। तो ये थोड़ा यूनिक है देन दी अदर 3 SCA जो हमने अभी देखा। तो तो जब हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं तो कौन सा टाइप ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग यूज करना चाहिए एससीए के लिए? बेसिकली तो हमें पता होना चाहिए कि रिपीट्स अगर किसी में बढ़ के है तो वो समझने की क्षमता होनी चाहिए वो पर्टिकुलर टेक्निक में। मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन एलील, प्रॉब्लमेटिक एलील मतलब अगर बढ़कर है तो वो पीक दिखना चाहिए, वो फर्स्ट कंसर्न है। सेकंड, इट शुड बी एट द रेजोल्यूशन जहां हम बोल सके 28 रिपीट है कि 29, दैट एक ही ट्रिपलेट रिपीट का भी वो डिफरेंशिएशन दे सके, वैसा एक टेस्ट होना चाहिए। एंड कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट इज यूजुअली प्रिफर्ड फॉर दिस बिकॉज उसमें रिक्वायरमेंट्स कम होते हैं, उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज डेवलप करना आसान होता है, इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। So triplet prime PCR is a polymerase chain reaction is a test that we use. यहाँ पर आपको ऐसे पीक्स दिखाई दे रहे होंगे जिसमें भी रिपीट ज्यादा है उनमें आगे तक ये ब्लू लाइन ऐसे दिखता जाएगा। तो ये पर्टिकुलर एक लैब है जिन्होंने SCA 1, 2, 3 का एक कॉमन टेस्ट उन्होंने डेवलप किया। सो हाउ डज इट लुक, ये हमको पता है कि रिपीट्स कितना होता है तो प्रॉब्लम होता है। अगर सिर्फ हमको CAG देखना है और उसमें कोई भी CAT या कोई इंटरप्शन नहीं है, ऐसे दिखाई देगा एक हेल्दी इंडिविजुअल में। कभी कभी CAT इंटरप्शन हो सकते हैं तो भी वो ऐसे ही दिखाई देगा। कैसे दिखना चाहिए, क्योंकि बीच में CAT आ गए, इसके लिए गैप्स है, बट अदरवाइज इट लुक्स लाइक दिस। बट जिसमें CAG बढ़कर है, ज्यादा है, आपको दिखेगा कि ये लाइन बहुत आगे तक गया है, जिससे हमको पता चलता है कि कौन से वाले SCA में ये प्रॉब्लम है। So this is triplet prime PCR. So India में there are several labs that do it. NIMHANS does it. Then government like labs like CCMB, CDMB, they also do this test. I'd like to show one family history. 33-year-old had come to us. उनको frequent falls, gait ataxia और चलने में दिक्कत और बात करने में दिक्कत हो रही। ये उनका family history. This is the boy, or like this is the person who had come to us. And when we took family history, mother is 55. At 32, she started these symptoms. The boy is 33. Around 30, he started the symptom. The grandfather also had, grandfather's brother also had, and their great grandfather also had. तो सो मेनी पीपल, आप देखोगे हर जनरेशन में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, और जिसको है वो ही वो फॉरवर्ड कर रहा है, जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है that person is not able to forward. So that's how the inheritance happens here. And it's not every time it will be passed on. Abhi the mother had it, but only one son inherited. One son is healthy, एक बेटा healthy है उनका, क्योंकि 50% चांस था एक बच्चे में ये प्रॉब्लम दिखाई दी। तो इसका उन्होंने पैनल करवाया एंड उसमें SCA3 दिखाई दिया, उनका 67 रिपीट्स दिखाई दिया, तो जिससे इनका डायग्नोसिस हो गया। तो कमिंग टू जेनेटिक काउंसलिंग, तो जेनेटिक काउंसलिंग का इन सब में क्या रोल है? तो इट इज अ प्रोसेस जहां पर पेशेंट्स, फैमिलीज, क्लिनिशियंस को जेनेटिक कंडीशन, उनका इनहेरिटेंस पैटर्न, फिर ये क्यों आता है, ये कैसे आता है, और क्लिनिकल डिसऑर्डर्स में क्या रोल है, एक जेनेटिक काउंसलर एक्सप्लेन करते हैं। वो 4 मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं आपसे। फर्स्ट, डायग्नोसिस, व्हाट इज दिस कंडीशन, कैसे जेनेटिक कंडीशन आया है, फिर आ गया है तो इसका रिस्क क्या होगा, इसको कैलकुलेट कैसे करना चाहिए, एस्टिमेट कैसे करना चाहिए। थर्ड, इज देयर एनी मैनेजमेंट ऑप्शन, ट्रीटमेंट ऑप्शन, इसके कौन स्पेशलिस्ट है जिनको आपको मिलना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट को मिलना चाहिए, वैसे इंफॉर्मेशन देखते हैं। और लास्ट इज सपोर्ट, इफ देयर इज एनी रिसर्च हैपनिंग और इफ देयर इज एनी सपोर्ट ग्रुप दैट हैज फॉर्med, दे आल्सो make efforts to involve you with them. So these are the 4 steps. एंड किसे जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत है? मेजरली जब भी हम देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री है, नॉट ओनली फॉर एटैक्सिया, एनी कैंसर और एनी arthritic issue, or we see a cardiac issue, in them it is important.
समटाइम्स इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप बहुत सारे टेस्ट करवाते हो, कभी कभी कुछ अबनॉर्मल आ सकते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड अबनॉर्मल आना, जेनेटिक टेस्ट मतलब जेनेटिक टेस्ट का इंडिकेशन हो सकता है, और समटाइम्स कोई ब्लड टेस्ट अबनॉर्मल है, तब वो टाइम पर भी जेनेटिक काउंसलर्स के पास जाते हैं। या इफ देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री की प्रीवियस बेबी में कोई जेनेटिक कंडीशन आपको पता चला है और इसमें आपको हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान करना है, तब भी आप जेनेटिक काउंसलर्स के पास जा सकते हो। और अब तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए भी जेनेटिक टेस्ट है, तो कई लोग समझते हैं कि उनका लाइफ टाइम रिस्क क्या है फॉर सेवरल कंडीशन, जैसे फॉर डायबिटीज, फॉर हाइपरटेंशन, उसके लिए भी टेस्टिंग करो। सो एट डिफरेंट लेवल्स एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस पीपल सीक हेल्प कंसल्टेशन ऑफ अ जेनेटिक काउंसलर। तो जेनेटिक काउंसलिंग में 4 स्टेप्स मतलब होते हैं। एक होता है कि प्री टेस्ट, आप टेस्ट के लिए क्यों आए हैं, आपको क्यों हमारे पास भेजा गया, व्हाट इज योर कंसर्न टू वेदर टू अंडरस्टैंड ये जेनेटिक कंडीशन है आप में या आपके बच्चे में है, इसका रिस्क क्या है, इज इट जेनेटिक, और इसके पैटर्न क्या है, कैन यू अंडरस्टैंड। तो ये प्री टेस्ट सेशन में हम एलॉबरेट डिटेल्स लेते हैं, जहां पर हम आपका फुल फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपसे कंसेंट लेते हैं। सपोज टेस्ट इज रिक्वायर्ड देन वी टेक योर इन्फॉर्म कंसेंट। सो why are we doing this test? सो अगर आपकी अनुमति हो तभी ये टेस्ट के लिए आगे जाता है, आपका कंसेंट एंड परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। अगर हम वी ऑल्सो प्रिपेयर यू कि अगर सपोज इसमें कुछ ये आ जाए तो इसका आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए, ये टेस्ट की लिमिटेशन क्या है, क्या ये सब कुछ सारे एससीए बता सकता है, क्या खाली एक बता सकता है, इसका कॉस्ट क्या आने वाला है, कितने दिनों में ये रिपोर्ट आने वाला है, ये रिपोर्ट फुल प्रूफ होगा कि अगला आपको कुछ कंफर्मेटरी करना होगा। ये सारे डिस्कशंस होते हैं एक प्री टेस्ट सेटअप में। फिर ये रिपोर्ट किससे शेयर किया जा सकता है, आपके फैमिली में कोई और भी अफेक्टेड है क्या, वुड यू वांट अस टू टॉक टू देम, ये सारे डिस्कशंस होते हैं एक प्री टेस्ट सेशन में। ये टेस्ट के लिमिटेशंस भी बताते हैं और इसका इंपॉर्टेंस भी बताते हैं, और देखते हैं they try to help you both emotionally to process the entire medical information that is out there. उसके बाद जेनेटिक टेस्ट होता है, इंटरप्रिटेशन, फिर पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग। हियर व्हाट हैपेंस, जो आपने टेस्ट अगर कराया होगा तो वो रिपोर्ट आपको एक्सप्लेन किया जाता है, वो रिपोर्ट का आपके लिए क्या मतलब बनता है, आपके बेबी के लिए क्या उसका क्या मतलब बनता है। इफ सपोज यू आर प्लानिंग नेक्स्ट प्रेगनेंसी, व्हाट डज इट मीन टू देम, इफ यू हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली, इफ सपोज आई एम अफेक्टेड एंड आई एम गोइंग टू प्लान प्रेगनेंसी, मेरे बच्चे में रिस्क है, और सपोज मेरे से छोटा भाई या बहन है, उनको ये चीज कैरियर लेने का कितना रिस्क है, वो कैसे हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, मेरे घर में किसी और को ये टेस्ट होना चाहिए क्या, और फिर जो बेबी अफेक्टेड है या जो जो भी अफेक्टेड है उनको किस तरीके का मेडिकल सपोर्ट चाहिए, कौन कौन से स्पेशलिस्ट से उन्हें मिलना चाहिए, और कहाँ पर कुछ अवेलेबल है क्या, ये सारा इंफॉर्मेशन शेयर होता है पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग सेशन में। और फॉलो अप सेशंस होते हैं, ये फॉर सेवरल रीजंस हो सकते हैं। एक आपको रिपोर्ट हो गया, आपको बता दिया, उसके बाद आपका फॉलो अप मे बी आपके बेबी में तब पता चला आप कपल का टेस्टिंग नहीं हुआ, तो मे बी यू कैन कम बैक टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स दोनों कैरियर है कि नहीं, टू प्लान दैट। अदरवाइज इफ सपोज आपका टेस्ट हो गया एंड यू नो दैट यू आर अ कैरियर, तो आप प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में कब ये टेस्ट होना चाहिए। तो यूजुअली हम करते हैं 12 हफ्ते में सीवीएस कोरियोनिक पिलर सैंपलिंग टेस्टिंग करते हैं, या हम 16 से 20 हफ्ते के बीच में एम्नियोसिंथेसिस, जो अट्राफ का पानी है वो निकाल के हम टेस्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर जेनेटिक चेंज बेबी फीटस में है या नहीं। उसके बेसिस में पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं। या सपोज जैसे मैंने बोला कि मेरे घर में भाई बहन कोई है, पहले वो छोटे थे अब वो मैनेजेबल एज में आ गए हैं, या उनको सिम्टम्स दिखाई देने लगे, उनका जेनेटिक टेस्ट करने के लिए भी फॉलोअप सेशन हो सकता है। समटाइम्स कोई नया सपोर्ट ग्रुप बना हो या कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना हो, तो इस इंफॉर्मेशन के लिए भी फॉलोअप हो सकता है। या कोई कहीं पर भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा हो, या क्लिनिकल ट्रायल के एक स्टेप पहले नेचुरल हिस्ट्री स्टडी, क्योंकि बहुत जेनेटिक कंडीशन जो है इन सबका हमको पैटर्न नहीं पता है कि ये कैसे हुआ, कौन से सेल में हुआ, फुल जो है अभी भी जांच इसकी चल रही है। तो बहुत सारे कंडीशन बहुत सारे स्टेजेस में होते हैं। मेडिकल रिसर्च इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ सपोज 7,000 से 8,000 जेनेटिक कंडीशन है, किसी एक कंडीशन का अगर कहीं चल रहा है तो हम ट्राई करते हैं कि उस पर्टिकुलर फैमिली को बुलाएं, बताएं कि इसका क्या बेनिफिट होगा, या आपको बेनिफिट नहीं होगा बट साइंस विल इट हेल्प इन प्रोग्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिजीज बेटर। सो फॉर दोस डिस्कशंस आल्सो फॉलो अप कैन हैपन। या थैंक्स। Awesome. Sorry about that. Sorry about the echo. Thank you so much, Dr. Gayatri.
That was very insightful. And we do have a lot of questions which are coming in. बहुत सारे लोग हैं जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्टर पुराणिक ने भी ज्वाइन कर लिया है, डॉक्टर पाल भी हैं, तो क्वेश्चंस हम लास्ट में लेते हैं क्वेश्चन के बाद। डॉक्टर पुराणिक, वेलकम वंस अगेन। हम आपका ओपनिंग नोट कर रहे थे, पर ये आप जब भी हमें कुछ अपना ज्ञान शेयर करें, अपनी notes share करें, it is always good. You're always welcome, sir. So, sir, over to you. Please share your valuable insights with us. And after that, Dr. Pal will also share his valuables with us. नमस्कार। टेक्सिया अवेयरनेस सोसाइटी से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बेहद खुशी है आज के इस वेबिनार में भी शामिल होकर। हालांकि आज मेरी भूमिका सीमित है और मुख्य तौर से गायत्री मैडम ने जो बातें बताई मैं उनको सुन रहा था, और मैं मानता हूं कि मेडिकल साइंस में इतनी तेजी से प्रगति हो रही है कि एक न्यूरोलॉजिस्ट होते हुए भी मुझे स्पाइनो सेरेब्रल अटेक्सिया के जो विभिन्न प्रकार हैं, SCA 1, 2, 3, 12, उनके बारे में मोटा मोटा तो पता था, लेकिन गायत्री मैडम ने जो बहुत सारी बारीक बातें बताई और वो भी इतनी सरल भाषा में आम जनता के लिए, मरीजों के लिए, उनके घर वालों के लिए, उसके लिए मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल दैट शी हैज ऑलवेज बीन कोऑपरेटिव विथ अटेक्सिया अवेयरनेस सोसाइटी, एंड वी विश कि एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं और मेरे साथी न्यूरोलॉजिस्ट जो इंदौर में हैं या अटेक्सिया से प्रभावित मरीजों को समय समय पे हम काउंसलिंग करते हैं। हमें जेनेटिक काउंसलिंग में भी कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। वी शुड अपडेट आवर सेल्फ इन जेनेटिक काउंसलिंग, बिकॉज ये सही बात है कि हम उतना अच्छा काम तो नहीं कर पाएंगे जो एक फुल्ली ट्रेन्ड जेनेटिसिस्ट या जेनेटिक काउंसलर कर पाएगा, लेकिन कुछ हद तक वो कमी एक क्लिनिशियन को, एक न्यूरोलॉजिस्ट को भी पूरा करते आना चाहिए। तो मैं आज आपको सुन रहा था जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में और मैं सोच रहा था कि यस, दिस इज समथिंग विच in which I need to update myself. I need to. So happy that you are always with us, with our team, with our patients, their families. तो मुझे आज और कुछ कहना नहीं है। डॉक्टर प्रमोद पाल इज ए वेरी सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट एट निमहांस बैंगलोर, और आप मूवमेंट डिसऑर्डर के अंदर विशेषज्ञ हैं और अटेक्सिया भी एक प्रकार का मूवमेंट डिसऑर्डर है, तो हम उनसे भी इस बारे में कुछ सुनना चाहेंगे। और एक बार पुनः हमारे अटेक्सिया के जो हमारे सभी मरीज हैं और सभी उनके जो केयर गिवर्स हैं, उन सबको शुभकामनाएं कि आप इस बीमारी के साथ जो सामना कर रहे हैं हिम्मत के साथ कर पाए। आप हम हमारी सोसाइटी आपकी अधिक से अधिक मदद कर पाए, आप जुड़े रहें हमारे साथ और एक फेलोशिप भी आपस में बनाए रखें। और ये जो वेबिनार समय समय पे होते हैं इनका अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं। आने वाले भविष्य में जो वेबिनार हैं उसकी सूचना भी आप अपने जैसे अन्य मरीजों को देते रहें। तो मैं बस आज इतनी ही बात कहना चाहता हूं और मैं सोचता हूं कि डॉक्टर प्रमोद पाल इसके बाद अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you so much, sir. Always insightful and directly pointed out uh, a few things from Gayatri's presentation. Uh, Now we have Dr. Pal with us. I'll attempt a brief introduction, although Sir has a lot of accolades, but I'll give a humble and try and have a humble attempt at introducing Dr. Pal here. So Dr. Pramod Pal is a movement disorder specialist, professor of neurology, and program director of Movement Disorders Fellowship Program at National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, Bangalore, India. His areas of interest include Parkinson's disease, ataxia, rare movement disorders, infection-related movements disorders, genetics, and human motor physiology. He has more than 500 publications in national and international journals and books. He is the founding secretary of Movement Disorder Society of India, MDSI, and was the treasurer and president of Indian Academy of Neurology, secretary of MDS AOS, and editor-in-chief of Annals of Movement Disorders. He is currently the president of Movement Disorder Society of India, chair of Education Committee of International Parkinson's and Movement Disorders Society, MDS,
Chair of Infection-Related Movement Disorder Study Group, and President-elect of MDSI, and member of Steering Committee of the MDS Ataxia Study Group. We welcome you, Dr. Pal, and we are very keen to hear from you, sir. Over to you. Namaste. Thank you. First, let me thank Swasti for giving me the opportunity, and Ataxia Awareness Society also, and of course Apurva is there, a long-term colleague of mine. Okay, so I'll just share the slide first. I will not be able to speak, grammatically Hindi, correct Hindi, and already Gayatri has dealt with some of the clinical aspects, but I'll be mainly dealing with the clinical features and how to go about the management aspects. Okay, so I just first share the screen. Let me see how to. Okay, so okay. Up arrow within the box. Yeah, can you see here the screen? Yes, sir, we can. And you can hear my voice. Yes, very clear. Okay. So in the next 20 minutes or so, I will, this was a topic which Swasti told me to talk on: clinical features, challenges, and management of SCA 1, 2, 3, and 12. These are the things which I will discuss: clinical features, differential diagnosis, key challenges, and current management strategies. So already you have heard in the previous talk that the SCA or spinocerebellar ataxias are genetically and clinically very different type of group of disorders, and they're autosomal dominant, which already Gayatri has told that it passes down from one generation to other generation, either from the mother or from the father, and it is a neurodegenerative. That means there is a death of the cells in the brain, mainly in the cerebellum or its connections from the early childhood. And though these sentences you did not keep attention because these are all technical terms, and what is known as, it is a monogenic disorder with a high penetrance. That means there is a high chance that it will pass down to the next generation. And as already been highlighted, there are more than 50, almost 48 to 50 SCAs which has been identified. Now, this term SCA is now being used in a different context also, like spinocerebellar ataxias, which are autosomal recessive disorders, which begins in different, very early childhood, and those are all different disorders. So I am going to speak mainly on the autosomal dominant, which is a classical SCA or spinocerebellar ataxias. Now, just to give you a highlight of the geographical distribution, you can see here that throughout the world, SCAs are seen. Okay, and in general, it is about 5 to 6 cases per 100,000 population, and commonest worldwide is SCA3, or is also known as Makato-Joseph disease, and then followed by probably SCA6, SCA2, etc. But in India, we find that SCA 2, 3, 1, and 12, they are the most important SCAs, depending on the type of region or the ethnicity we are looking into. That will come to later on. Now, already this has been highlighted earlier that, see, these are what is known as an anticipation, that the severity of the disease increases from generation to next generation. And also, if the father was affected, of a patient whose father was affected at the age of, say, 30 years, maybe the next generation will get a higher repeat length of the CAG repeat, which was told, and that child will get earlier disease. Even I have seen, so these are some of the representative families. You can see SCA1, SCA2, SCA3. So from one generation goes to next generation, you cannot read the age of onset, what we say, but gradually different generations come down, even to, I have seen a child with SCA2 who is only just 5 years old. Okay, so the repeat lengths go on expanding one generation after next generation, etc. And then the clinical features, which I'll come to later on, increases significantly in a different way.
You have already, so what are the core features of these four diseases? HCA 1, 2, 3, and 12. 12 is little off the way because the age of onset of the 12 is much later. But mainly for HCA 1, 2, 3, main problem is the balance problem. So balance problem can, come back either in the, start with the hand and the legs. So if you try to catch something, your hand shakes, or you have a balance problem going in a single line, straight line. These are the very early things which can start happening. Then you can have a difficulty in speaking, like a patient or a person who has a cerebellar problem tend to speak in a little different way, what is known as scanning speech or explosive speech, one sentence by sentence, word by word, it is as if like a scanned. So these are the problems which can occur. This is known as dysarthria. And some patients, especially SCA12, can have what is known as a tremor or shaking of the hand like this. I'll show you one or two videos. But additional, apart from this, there is also what is known as a eye movement abnormalities. All cerebellar patients can have nystagmus. Nystagmus means if eye goes to one side, there will be a jerky movement, especially on one lateral gaze. They can have some visual problems also, like seeing in the darkness, there's a problem, etc. But some additional findings can be there, like pyramidal signs, like other tracts in the brain gets involved, like corticospinal tract. Okay, they can have stiffness of the legs out of proportion to another disease. Then other extrapyramidal signs, like already earlier told you that SCA2 can have like a Parkinsonian features, slowness, stiffness, apart from the balance problem. Even in the beginning, the balance problem may not be there. It is only, it looks like as if like a Parkinson's disease. Then another very important thing, especially in SCA2 followed by SCA1 and SCA3, is ophthalmoplegia, or means eye movement abnormalities. Like I'll come back later on. You tell the person to look to the right, look to the left. He or she will not be able to do suddenly as fast as we do it. We move our eyes at a velocity of some 600 degrees per second, but here it will be very slow. Gradually the child or the patient will try to move the head rather than move the eyes. So that is the slow saccades. It's called slowness of the eye movements. And sometimes later on the eyes get so stiff that only the head has to be moved, eyes cannot be moved. So this is known as a head thrust. Okay. And then sometimes in the later stages, but not much in these four disorders, you can have memory problem, etc. So usually in our country, whatever in my vast experience over 30 years, that we have seen most of the patients come around within the age of 20 to 30. Okay, to start with. But nowadays we are seeing, because this generation, the next generation now, the earlier age of onset is happening, even coming at 15 years, 13 years, 6 years, etc. And but this is mainly for the SCA1, SCA2 also the similar, SCA3 similar, but SCA12 usually starts around the age of 30, 50 or 40, etc. Because it is a little different pattern of problem. Now, these I have already told, I'm not going into the details. So this is SCA1. All types of SCA1, 2, 3, 12 become almost similar. But these, what I'm telling, is in the initial stages. Okay. So as already told that, in SCA3, what is known as the Macaronis disease, there are 3 different types based on, the repeat length, which is in what range it is expanded. So it can be fast progression, slow progression, intermediate progression, and some of the patients develop what is known as a peripheral neuropathy. The nerves in the legs get affected first, or they can develop what is known as a distinct posture of certain parts of the body. So if you see those features, we can, even without genetic testing, we can diagnose them as a SCA3. SCA12 is little different. SCA12 is commonly reported in one particular community in India, which is Agarwal community, and there further, linkage, blood linkages like Guptas, etc. So they usually come with a hand shaking and balance problem, and these can go on for a long time. Initially, actually, we were thinking that these patients are having what is known as the essential tremor or only the tremor disorder. But later on, we found that after this gene was identified, that they are suffering from
a CAG repeat disorder. This is also, I'm not going to do the details, but just now, whatever I have told, you can see here that depending on the repeat lengths, different type of signs and symptoms can occur. Apart from the cerebral signs like balance problems and eye problems, other problems can occur depending on the different type of genetic dose or abnormal genetic problem. So you can see here small repeat, medium repeat, large repeat, very large repeat, all have different types of, SCA2. I'll tell you, I saw a child whose father was having just a normal, just a cerebral ataxia, incoordination, balance problem. But the daughter who came, who was 6 years, started at the age of 6 years with a very high repeat length. And the child was developing jerks, that is called myoclonus, and a twisting of the body and eye problem. So these can occur because in subsequent generations, the pattern of disease changes. Now, please do not record these videos because these are from certain patients who has given consent for showing these videos long time back there. So this is what is known as a ataxia. You can see we do not, a normal person can walk with a narrow base, but here you can see with a big, broad, the legs has to be separated out to balance themselves. This is known as a gait ataxia. Okay. Now, this is a patient, a patient which it's SCA1. So here you can see here eye movement abnormalities. I'm telling to look right or the left is little slow, and eye movements apart from slow, which I'll show you later on in another video, they have reduced facial expression like a Parkinsonian features. And if I can move it little forward, you will see soon that this patient, just let it progress 1 second more. So what we know, these alternating movements, they have a difficulty, patients with ataxia. And again, you can see here, he's walking in the broad base, and the reflexes, what I told you was the pyramidal signs, becomes brisk in these patients in SCA1. See, very brisk these things compared to SCA2, who has a peripheral neuropathy. So this is a patient of SCA2, which I was telling you that I'm telling the patient to move up or down the eyes or move slowly. All are abnormal. You will see now I'm telling to move right, left side or right side. It is very slow. Okay, this is the slowness I tested. Now I'll tell him to look very fast. You will see that here. So I'm telling him not to move the head, and I'm telling to move on the right side or look towards the left side or look towards the right side. He's not able to look to the eyes. He's jerking his head. That is known as a head thrust. Okay. And in these patients, the cerebellum, which is MRI shows, there will be atrophy or reduction in the volume of the. Okay. So this is another one patient of SCA3, where just to show you that how dystonia looks like. So I just go cut this short. So you can see here there is a bending of the hand, a body, apart from the dystonia, apart from the ataxia. And when he walks, you see his feet and body are all bent. I've cut off the upper part because I do not want to show. But this is also a SCA3. But this is a different repeat length compared to the only ataxia or balance problem. This patient is a twisting of the body. And this gentleman, SCA12, again, I've cut off the upper part. But you can see here some shaking of the hands. But you will soon see that there is more hand movements. You can see here this type of hand movements if you see my hands, and is a very, very severe ataxia. And so this is also, he has a mild ataxia, but mainly is the tremor. So this is known as SCA12. Okay. Now, I'm not going to go into the details of differential diagnosis because if you come to a neurologist, most often you will be able to diagnose, the neurologist will be able to diagnose SCA1, 2, 3, and 12 if there is a family history. Now, the problem occurs when there is no family history. No one in the family has suffered similar disease. So it can always start with somebody who did not, no family members had got that disease because it is de novo mutation can occur. So we have to be careful about these diseases, and also some of the autosomal diseases, ataxias, Wilson's disease, some of the acquired ones like vitamin E deficiency, B12 deficiency, some problems in the spinal cord or Arnold or CV junction anomaly, then some of the episodic ataxias or infection or immune-mediated ataxias. Some patients can have a malignancy in the later ages and can have what is known as a paraneoplastic syndrome, which can mimic like ataxia,
or in the later stages, in the later age, you can have what is known as multiple system atrophy type C, where there will be no, it is not a genetic condition, usually not a genetic condition, but the progression is very fast and they have low blood pressure, etc., etc. That is known as multiple system atrophy. But I'm not going to, obviously, there's no time for that. So now let us come to, is there any cure? There is no cure for SCA, and treatment aims to reduce the symptoms of all the symptoms which I mentioned to improve the functioning. So usually use mobility aids, fall prevention measures, eating aids, physical therapy to strengthen the muscles and improve the gait and balance, medications to reduce the shakiness, stiffness, and muscle spasm. And see, you should all know that suppose we are born with, say, 100 good nerve cells in the cerebellum. Now, a person with SCA, maybe the 50% of those cells are dead. Okay, but remaining 50%, we can train them by doing balance exercises, eating a healthy diet, etc., to improve the functioning of those remaining cells. So many of these drugs has been tried with trials like riluzole, valproic acid, varnicillin, lithium, but there is no definite results. So basically, the treatment is sometimes we can give levodopa in patients of Parkinsonism in SCA2. Otherwise, we have to give baclofen for stiffness or botulinum toxin for if the dystonia. Many of the patients can develop urinary problem, either too fast passing the urine, urgency of micturition, what is called. Then you can give some tablets to reduce that problem. Some patients can develop pain in the legs, or some patients can develop depression and etc. For that, we can do treatment. So these are the drugs, but I'm not going to discuss all these details because I will rather take some questions from you. So they are the drugs which can be given to reduce the. This is called symptomatic treatment. It is not a cure. Okay. So let us come to some of the mobility aids. So this courtesy of some of my colleagues, Anu Agarwal. So this you can see that wheelchair, apart from the wheelchair, which is needed in the later stages, because the hands can function properly. Many patients, depending on the severity of the disease, can be managed, using a proper cane or type of, a wheel walker, a different type of walker with a heavy base or with wheels or with brake. These are different. Their physiotherapists will guide you. Then to prevent the falls in your bathroom, the handrails has to be put, or a anti-skidding mat, and so the lighted staircases. So these are things which a physiotherapist or occupational therapist or things can guide you, a bedside commode, etc. Sometimes spill-proof bottles are available, a spoon or things, a bigger handle is available. And this is, whenever I have patients of SCS, I send to my colleague, Dr. Selva Ganapati, who does all this training. We give balance exercises for about few days, and then the patient is advised to do this type of, in a different type of mats. We do the side work, or this is called Frankel's mat exercises, narrow feet stance. So they will explain this, what to do, and you can practice in the house. So this is a simulation of a staircase. Balance, this is called Biodex balance system, where you can, we have measured in many patients what is the anterior, posterior, and lateral limits of stability, it is called. So based on that, our doctor, physiotherapist will advise to do training on that balance system, what is the Biodex balance system. Then walker and gait right, etc. can make the, we can understand how much is the deficit, what is the deficit, and try to help you. The future directions are there for treatment, like, I'm not going to go into details, antisense oligonucleotides, RNA-based therapy, stem cell therapy. These are not for any meaningful treatment in the current scenario. These are all in the early stages of, trials, etc. There is not for treatment in the day-to-day practice. Sometimes some people have used transcranial magnetic stimulation, deviated transcranial magnetic stimulation, as well as direct kind stimulation, etc. But nothing has helped. These help for about few days, etc. But we do not know what is the placebo effect or not, and so nothing actually helps as of now. But more studies needed whether we can get some treatment for SCA 1, 2, 3, and 12. Now, I just want to have one more caution to you that there are many patients who have SCA 12. Mimic has a very severe tremor of the hand. Should we
do surgical treatment of tremor. Many people have come to us for deep brain stimulation, for other hypux-related thalamotomy, for tremor treatment for the ataxia, for the by surgical treatment. In general, we do not advise, because the moment the tremor is gone, the ataxia, the balance problem increases much more, and that may be much worse. So as of now, surgical treatment, even for SCA12, who has a very severe tremor, is not advised. So I thank you for your attention, and I'll be happy to take any questions. Thank you. Thank you so much, sir. That was very insightful, and the काफी सारी knowledge मिली. I would like to tell you, sir, your English was not the barrier here. We were very easily able to understand what you were presenting, and thank you so much for this wonderful presentation. साथ ही मैं हमारे सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, डॉक्टर पाल का, डॉक्टर पुराणिक का, स्वस्ति जी का, एटैक्सिया अवेयरनेस सोसाइटी का, कि न केवल एटैक्सिया की पर ऐसे प्रोग्राम्स से जेनेटिक काउंसलिंग की भी काफी अवेयरनेस होती है. और सर हृदय ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम्स हम आगे भी करते रहें, और इससे हम जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू जिस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो प्रयास हम आगे कंटिन्यू रखेंगे. अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ. हमारे पास दो लोग हैं जिन्होंने रेज किए थे. एक है मिस्टर विनोद कुमार काथ्रामल्ला. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज खुद को आप अनम्यूट कर सकते हैं. खुद को अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. विनोद जी, प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन. You can unmute yourself, Vinod ji. You can click on the mic button on your screen. आप unmute हो जाएंगे उससे. Can you able to hear me? Yeah. Go ahead, please. Sir, I am a C3 patient from Hyderabad. I am having a lot of body weight things. Can you suggest me tablets? आपको क्या बोल रहे हैं आप? बैलेंस का प्रॉब्लम बोल रहे हैं? Yes, I could not able to walk. या सो अभी जो हम आपको हम इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलना है? नहीं तो वो जो आपको कोई डिजीज बोला है, आपको क्या डिजीज है? एससीए. कितना साल हो गया? 10 years. तो बैलेंस का तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं, मैंने टैबलेट का ट्रीटमेंट नहीं है, बट आपको जैसे हम बोल रहा था कि आपको कोशिश करना है वो वॉकर लेके चलने के लिए. नहीं तो वॉकर अगर नहीं होगा तो व्हीलचेयर से चलने होगा. बट यही है तरीका. एटलीस्ट आपको डेफिनेटली कॉशन में रहना चाहिए, जे गिरना नहीं चाहिए. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, सो जितना स्टेबिलिटी हो सकता है किसी का सहारा लेके चलने होगा, नहीं तो वॉकर लेके चलने होगा. वॉकर लेके आप चल सकते हैं? No, sir. कोशिश किया है आप वॉकर लेके? बिकॉज अगर आपका Yes. हाथ का स्ट्रांग है, सो हाथ का स्टेबिलिटी अगर है तो उधर में ब्रेक भी होगा. सो वॉकर पुश करके भी चल सकते हैं. कुछ कुछ वॉकर में सामने 2 व्हील होता है, कुछ कुछ वॉकर में 4 व्हील होते हैं. 4 व्हील नॉट एडवाइस, पर सामने 2 व्हील थोड़ा सा वेटेज होता है, उसमें बैलेंस थोड़ा सा बेटर होता है. तो अगर आपको कोई फिजियोथेरेपिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली एडवाइस करेंगे जो बैलेंस कैसे इम्प्रूव करना है. और एक चीज है, जो वेट आपको अगर ज्यादा हो गया तो वेट को कुछ तरह से आपको कम करना है, बिकॉज आपको होल बॉडी का वेट वो पैर के ऊपर गिरता है, और अगर पैर के ऊपर वो वेट होता है तो चलने डेफिनेटली दिक्कत होगा. तो जितना
आप वेट कम कर सकते हैं। अगर ज्यादा वेट है तो वो बेटर है। वेट हाउ टू हाँ रिड्यूस, वो तो देखिए आप मतलब ये जो एससीए है उसमें कुछ ये नहीं है जो आपको क्या खाना नहीं खाना। इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल पर्सन के लिए आप खा सकते हैं और कुछ नहीं खा सकते हैं। स्पेशली जस्ट जस्ट विटामिन थोड़ा सा ज्यादा खाना है, लाइक विटामिन ई एटसेट्रा। बट डाइटिशियन को पूछ सकते हैं कैसे वेट कम करना है, ये तो डेफिनेटली कोई बोल नहीं सकता है। बट अगर आपको वेट ज्यादा हो रहा है तो दूसरा जो कारण हो सकता है, लाइक थायराइड प्रॉब्लम, कभी कभी शुगर का प्रॉब्लम, वो कभी कभी डिफरेंट मेल न्यूट्रिशन, ऑल दिस थिंग्स आपको देखना है। जो दूसरा कोई कारण है क्या वेट आपको ज्यादा अगर हो रहा है तो यूजुअली वेट ज्यादा हो जाता है बिकॉज एक विशियस साइकिल है। आप चल नहीं सकते, उसके लिए एक्सरसाइज नहीं होता है, एक्सरसाइज नहीं होता है उसके लिए वेट बढ़ जाता है। तो ये एक बैलेंस करना है, तो आपको जो फिजिशियन है उसके साथ आपको बात करके वो करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अनूप बंसल का। अनूप जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर अनूप बंसल। तो अनूप जी ड्रॉप ऑफ। विनायक महारथ जी का है अगला क्वेश्चन। विनायक जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। विनायक जी, आप अपने स्क्रीन पे माइक बटन प्रेस करेंगे, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। एक और क्वेश्चन है सर, रिटन फॉर्म में आया है। It out. So Ravi Krishnamurthy is asking, some doctors in Bangalore claim treatment for ataxia. Is it true and worth pursuing? ट्रीटमेंट फॉर ataxia, is it? True and worth pursuing. See, वो तो treatment, not only there is, see, if there is no tablets or oral treatment, does not mean there is no treatment. We say about management rather than a treatment. Okay. Ataxia is a very broad term. What I'm talking is only SCA, that is spinal ataxia, is a neurodegenerative condition. Okay. There are certain types of ataxia now also in the SCA category which has been identified. See, SCA 1, 2, 3, 12, कोई treatment नहीं है. This is 100%. There is no stem cell. There is no role of stem cell treatment at all in this category. But अगर SCA earlier जो लग रहा था कि SCA नहीं है इसका, ऑल जेडी टेस्टिंग किया है, बट आजकल लग रहा है कि SCA 27B करके एक SCA रिसेंटली डायग्नोज हुआ है, EIGF का जो ग्रोथ फैक्टर से जो वो तो होता है, उसमें ट्रीटमेंट है। आजकल दिखा रहा है कि उसमें 4-aminopiridine देकर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर वो टाइप के SCA है। ठीक है। देन कुछ टाइप के एपिसोडिक अटैक्सिया होता है जिसको यूजुअली नॉट SCA बट समटाइम्स SCA 27 आल्सो, मींस जो कभी-कभी अटैक्सिया होते हैं, मतलब बैलेंस प्रॉब्लम होता है, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर दोबारा होता है। वो SCA 1, 2, 3 नहीं है, बट उसका ट्रीटमेंट होता है, लाइक चैनलोपैथीज है, उधर दूसरे टाइप का जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, उसके लिए ट्रीटमेंट है। ओके, एसिडोजोलोमाइड करके ट्रीटमेंट होता है। सो ataxia is a very, very broad term. There are treatable ataxias. There are many type of ataxias are there which is treatable. अगर कुछ विटामिन का प्रॉब्लम है, कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम है, these are all treatable. और so in general, what the today's topic is, the commonest ones of degenerative genetically mediated ataxias 1, 2, 3, 12, उसका टैबलेट ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं है फॉर tackling that balance problem. Otherwise, there are many other things are there which we can symptomatically improve. Like if there is a fever, we give crocin.
सिम्टोमेटिकली इंप्रूव कर सकता है, बट अंडरलाइन ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है इसका अटैक्सिया का। सर इसी में फॉलो क्वेश्चन आया है, इज इट ट्रू अबाउट स्टेम सेल ट्रीटमेंट? वही तो बोल रहा है, जब अभी आई थिंक द फोर्थ टाइम आई एम रिपीटिंग दैट देयर इज नो रोल ऑफ स्टेम सेल ट्रीटमेंट इन क्लिनिकल फॉर ऑल द पेशेंट्स, इट इज ओनली अ ट्रायल बेसिस में, अभी उसका कुछ रोल नहीं है हम लोग। सो देयर इज नो रोल ऑफ स्टेम सेल ट्रीटमेंट। हमारा लास्ट 20 इयर्स में भी, इधर भी बैंगलोर में हरदम करते हैं, बैंगलोर दिल्ली हमारा हॉस्पिटल के पीछे भी स्टेम सेल करते हैं, बट एब्सोल्युटली देयर इज नो रोल, नो वन शुड स्पेंड मनी ऑन स्टेम सेल ट्रीटमेंट, देयर इज नो रोल फॉर SCA 1, 2, 3, 12। एक क्वेश्चन और ले, दो क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन में है, दिस इज फॉर डॉक्टर गायत्री। थैंक यू फॉर प्रमोटिंग नॉलेज ऑफ, आर देयर एनी ऑनलाइन लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स? Are there online learning programs? I'll repeat the question. Thank you for promoting knowledge of genetics. Are there any online learning and training programs? I think ये question genetic counseling आंसर कर सकता हूँ, but Dr. Gayatri, over to you. Yeah, there are several courses. काफी जो है that is also freely available. If you go to the Board of Genetic, if you're interested in genetic counseling, if you go to Board of Genetic Counseling, there is the courses which is available in India. Or in general, if you want to know about genetics, so there is in Udemy, you will find in several portals you will find about genetics. There are courses like certificate courses, short courses. I'll add to what Dr. Gayatri said. Genetic counseling in India also they have a lot of study material, a lot of such small courses which are available. So you can go to the site and try to explore it. All right. Hands which were raised, but somehow I think we have one more. Joshi, yes. Sir, you can unmute yourself. Able to connect with us. Those who have more questions, I have dropped a chat box. I'll fill it again. आप अपने questions पूछ सकते हैं, तो बसली मैम को भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड हम लोग वो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे as and when we get time. Our sincere efforts are to answer all the questions which are coming here. I know there are a lot of questions which I can see, like role of yoga, meditation, DNA compulsory, but this discussion can go on and on. Now, from thank you again from the, I would like to thank all speakers, Dr. Gayatri, Dr. Pal, Dr. Purani, Swasti ma'am from Genetic Counseling Us team. That you have dedicated your time to spread such wonderful awareness on the topic. And I would like to now invite Jyotsna Boraskar to give vote of thanks. ज्योत्सना मैडम, आप वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर ज्योत्सना बोरास्कर आज सोसाइटी की तरफ से हमारे डिग्निफाइड स्पीकर्स डॉक्टर अय्यर, डॉक्टर पाल दोनों का बहुत बहुत आभार मानती हूँ, थैंक्स देती हूँ और हृदय से आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर अय्यर, आपने बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर कि डीएनए के स्ट्रक्चर से लेकर और किस तरह क्या SCA है और कैसे 1, 2, 3 और 12 में किस तरह से डिसीजेज बढ़ रही है, कैसे मल्टीपल CAG के कारण ये सब हो रहा है, ये सब बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया। तो इसके बारे में, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कैसे ये जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से सरल शब्दों में समझाया।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पाल। आपने भी बहुत ही अच्छे तरह से इन सब चीजों को बताते हुए आपने ये भी बताया कि कैसे ट्रीटमेंट इसका वास्तव में इस बीमारी का, एटेक्सिया का, SCA 1, 2, 3 और 12 का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी इसको एड्स के सहारे कैसे किया जा सकता है। आपने वीडियोस के सहारे उनकी प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस को बताया और उसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर कैसे इसको कम किया जा सकता है, हाउ दे कैन बी रिड्यूस एंड दे इम्प्रूव देयर चैलेंज, इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल्स, इसके बारे में आपने अच्छा बताया। और दोनों ने ही जो भी क्वेश्चंस थे उनकी एंग्जाइटी को अच्छे से शांत किया, उनको एक्सप्लेन किया। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू एंड बिसाइड्स दैट सभी डॉक्टर पौराणिक और इस वेबिनार में सम्मिलित सभी संशोधक, सभी रिसर्चर्स, डॉक्टर्स और पेशेंट्स की तरफ से भी उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिसके कारण ये सेमिनार सफल हुआ। एटेक्सिया जो रेयर डिसीज है उसके अवेयरनेस के लिए ये सोसाइटी काम कर रही है और मैं समझती हूँ कि ये जो काम है वो उसके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद, ये वेबिनार फायदेमंद होगा और इसी तरह के वेबिनार्स और भी होते रहे जिसके कारण कि बाकी सबको भी अवेयर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच अगेन एटेक्सिया सोसाइटी की तरफ से, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर, आप लोग को आपने बहुत अच्छे से समझाया हमको सब कुछ। हमारे प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, पूछते रहेंगे हम आपसे। डेफिनेटली आप जब भी मर्जी हमको कॉल कर सकते हैं, प्रॉब्लम ईमेल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बिकॉज आप मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्चुअली अंदाज नहीं था कि कितना, बिकॉज वो साइंटिफिक से मुश्किल होता है निकालने के लिए साइंटिफिक टर्म से, बट हमारा जो मेरा बहुत कलेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट दिखाने के लिए वीडियोस, बट ये सोसाइटी में हम दिखा नहीं सकते अनलेस वी हैव ऑल वीडियोस हैव ए पेशेंट परमिशन डेफिनेटली, बट स्टिल हम फेस नहीं दिखा सकते पेशेंट्स का। सो यही है। बट एटेक्सिया जो सोसाइटी है आपका, ये तो डेफिनेटली आपको आपका साथ बहुत साल से मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है, बट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ एटेक्सियाज भी ये एटेक्सिया सोसाइटी में है जिसके अवेयरनेस चाहिए जे क्या क्या एटेक्सिया ट्रीटेबल है। सो हम लोग का एक होल ये है टॉक्स होता है, पर बहुत कोशिश करते हैं ट्रीटेबल एटेक्सियाज। वो बहुत टाइप का एटेक्सियाज होता है जिसका ट्रीटमेंट होता है जो जेनेटिक्स नहीं है बट एटेक्सिया है। ओके, तो ऐसे सामयिकरण से आता है चला जाता है, अगर टाइम से नहीं देखने वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड डिजीजेस होते हैं जिसमें एटेक्सिया हो सकता है। सो एटेक्सिया नॉट ओनली इन SCA 1, 2, 3, 12 बट डिफरेंट टाइप्स एटेक्सिया जो ट्रीटेबल, प्रिवेंटेबल, वो अवेयर होना चाहिए। एंड एटेक्सिया सोसाइटी का भी वो प्रचार करना चाहिए जो इस टाइप का एटेक्सिया है। ये नहीं, एक वो माइंड में सेट हो गया है कि एटेक्सिया की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, लेकिन आज आप ये जो बता रहे हैं कि एक्वायर्ड एटेक्सिया में हो सकती है, that is very important and we should spread awareness about it. We will अभी have the next तो भी आ रहा है जो फ्रेडरिक्स एटेक्सिया, उसके भी कुछ ट्रीटमेंट है जो शुरू हुआ है बट अभी कॉस्टली है, इंडिया में नहीं है। सो डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटेक्सियाज आर देयर। ओके, तो उसके लिए और वेबिनार्स भी हम करना चाहेंगे आप लोगों के साथ, इसको यानी हम लोगों को भी ये पता चले और बाकी लोगों को भी इसको पता चलने का बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आदित्य, और भी क्वेरीज हैं जो पेशेंट अभी पूछ नहीं पाए, तो उनके लिए कोई लिंक आप बनाई है क्या आपने? या मेरे को पास भेज सकते हैं क्वेश्चंस, आई कैन आंसर देम। आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस अगर मतलब से इंडिविजुअलाइज। कौन जोशी, रुजेश जोशी, नहीं जोशी ये भी हैंड रेज कर रहे हैं। आई कैन टेक क्वेश्चंस इफ यू वांट। मींस बार बार कोई लिख रहा है जो अटैक से क्यूरेबल है, वो अटैक से क्यूरेबल नहीं है। जो ही क्लेम कर रहा है
क्यूरेबल जेनेटिक अटैक्सियास के बारे में नहीं है ना. सो Yeah. patient should not be fooled by these people that stem cell will cure ataxia, these things. ये बहुत खतरनाक है जो क्लेम करते हैं, उसको भी तो बेसिस नहीं है. ये सबसे Yeah. They spend lakhs of rupees on this. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, Q&A बॉक्स में भी है. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज एक लिंक है, उस पर आप अपने सारे क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिए. मेडिसिन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. मैं एक बार लिंक फिर से चैट में पिन कर देता हूँ, और अभी फिर से You can send the link to us, okay, but I'm not going to give a very personal, because see always जो हम लोग एडवाइस देते हैं, but ये जो एडवाइस है it is very general होना चाहिए, because each patient का different, apart from the ataxia, different other problems हो सकते हैं जिसमें दवाई का एडवाइस हम लोग नहीं दे सकते, even other problems भी, unless तो एक जनरल गाइडलाइन देते हैं और वो परामर्श करते हैं क्या करना चाहिए, बट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई एडवाइस नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज इट इज लीगली नॉट अलाउड अनलेस आई सी द पेशेंट. ओके, आज अटैक्सिया है, अटैक्सिया पेशेंट का तो ये नहीं है जो दूसरा बीमारी नहीं हो सकता है ना. तो डिफरेंट टाइप कारण से डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकता है. एक अटैक्सिया पेशेंट का डायबिटीज हो सकता है, थायराइड हो सकता है, उसके लिए कार्डियक हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है. सो सब कुछ तो अटैक्सिया के बारे में नहीं वजह से नहीं हो रहा है, दूसरे कारण से भी हो सकता है. सो वो सब आपको फैमिली फिजिशियन जो फिजिशियन है वो उसको ये करना है, दे शुड ट्रीट appropriately. I can give a general advice but not specifically for any particular things. बहुत सारे अटेक्सिया पेशेंट के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि उनको दिक्कत तो होती है, वो अटेक्सिया के कारण पर्टिकुलर दिक्कत है या किसी और वजह से ये मालूम नहीं पड़ता. सो कभी-कभी जब नया कुछ दिक्कत शुरू हो रहा है, वो डॉक्टर को ही पता चलेगा जो वो अटैक्सिया कारण से हो रहा है क्या दूसरा बीमारी है. तो सब लोग के दूसरा बीमारी हो सकता है. सो इट इज नॉट दैट अटैक्सिया पेशेंट विल हैव ओनली अटैक्सिया. ओके, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है, बाहर में नहीं जाता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसके बाद उसके जॉइंट का प्रॉब्लम हो सकता है, बोन का प्रॉब्लम हो सकता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकता है. सो वो सबको जांच करना चाहिए. कई सारे पेशेंट पूछते हैं कि हमको ये दिक्कत हो रही है तो अटैक्सिया के कारण हो रही है किसी और के कारण, तो उनको those things we can suggest, we can advise accordingly, but not very प्रॉपर डॉक्टर को जाके उनका एडवाइस करना चाहिए. See, we have our chain of doctors. We can always advise, because we have MD, Movement Disorder Society of India. We know, so movement disorder, ataxia is part of movement disorders. So we can advise which doctor to consult, and that we can do it definitely. And हम लोग अभी नया एक we are just about to launch what is known as the National Ataxia Network. ये इसी साल शुरू किया हम लोग. Out of the MDSI जो है मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसका एक ब्रांच नेशनल अटैक्सिया नेटवर्क, अभी हम लोग 25 सितंबर उसका इनॉग्रेशन करेंगे, वो अटैक्सिया अवेयरनेस डे करके, जो ऑलरेडी वर्ल्ड में होता है 25 सितंबर. सो उसमें आई विल सेंड यू व्हाट वी आर प्लानिंग. माय मेन पर्सन हु विल बी डूइंग इज डॉक्टर दिव्यानी गर्ग, but I am the main person who will be coordinating with her, and also Achal is there. So many people are there. It's a newly formed a subgroup where we want to network with patients as well as caregivers as well as doctors in India, and more this thing awareness what you are doing. So we may join hands with you only. One part of that will be that. Okay. ये तो बहुत अच्छा है. थैंक यू वेरी मच सर. एक्चुअल सस्ती बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है इससे. अभी यानी खुद वो इतनी परेशान है अपनी तबीयत के कारण. इवन देन शी इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दैट, एंड शी मैंने वो चाहती है बिल्कुल अंतर मन से कि कुछ न कुछ अटैक्सिया के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए कुछ न कुछ करे. तो so every year we are going to do this thing now. Sure. उसको दिक्कत होती है तभी समझ में आता नहीं, पर उसकी दिक्कत तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसके बावजूद वो बहुत ज्यादा काम करती. और डॉक्टर अभी को वो एससी के लिए कोई मेडिसिन आई है जो शायद यूएस में अप्रूव हुई है?
ट्राइसो ऐसा कुछ तो नाम है, मुझे नाम याद नहीं है उसका. Yeah, there are many, but I don't think it is, I didn't show those things. There are all are some has been proved not effective, but only SA 1, 2, 3 and 12 I have actually reviewed. But in general, nothing is there. There is for SA 27B for aminopyridine and all these things have been approved. It can help. But it is not that it is a magic cure. उसका बहुत कुछ ये है. ओके. Alright, sure. तो Okay. आदित्य मुझे वो लिंक भी भेज देना, तो मैं पेशेंट में सर्कुलेट कर दूंगी. बिल्कुल मैम, मैंने चैट बॉक्स में भी अपलोड कर दी है, मैं आपको भी सेंड करता हूँ. जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, प्लीज वो हमें सेंड कर दीजिए. हम डॉक्टर पाल, डॉक्टर गायत्री दोनों के पास पहुंचाएंगे. ऑफ कोर्स एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन, कोई स्पेसिफिक वाइस केसेस क्वेश्चन जो हैं वो कंसल्टेशन के आंसर हो सकते हैं. बट इन जनरल अगर आपकी कुछ और क्वेरी हो, प्लीज आप वो क्वेरीज पोस्ट कीजिए एंड counseling us, we both are there to help you there for sure. All right, once again, thank you, Dr. Pal. Thank you, Dr. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Also, thanks to Aditya, Ma'am, Mr. Aditya. Genetic Counseling India की team. Yeah, team of Genetic Counseling of India. I would like to thank them also. Thank you so much, ma'am. Thank you. All right. Bye-bye. Bye. Bye bye.